हेलो माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों हम कक्षा 12th का रसायन विज्ञान का मतलब केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 2024 लेकर आए हैं। जो बच्चों इसमें देखेंगे 100% क्वेश्चन जो है जो आपके पेपर में जरूर आएगा। तो बच्चों हम देखेंगे बारी बारी से, पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम आपको अति लघुत्तरी फिर लघुत्तरी देखेंगे और उसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो बच्चों हम चलते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। तो बच्चों क्या करिए, देखने से पहले वीडियो को लाइक करिए और उसको शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जो हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से मॉडल पेपर रसायन विज्ञान 2024 का लेकर आए हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है, देखिए जो हमारा है पहला क्वेश्चन, देखिए इस प्रकार से हमारे पेपर में दिए रहेंगे। इस प्रश्नों के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही सभी विकल्प को चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों हमें किस प्रकार से अपनी कॉपियों में लिखना है, इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा है समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपरासारी है, मतलब इक्वल है। ठीक है, तो जो आपका का होता है वह कैसे इक्वल है, वांट हाफ गुणांक जिसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, 0.1 एम NaCl तथा 0.1 MaN2SO4, और दूसरा है आपका 0.1 एम यूरिया मतलब NH2CONH2 तथा 0.1 एम NaCl। तो इनमें देखना है कि बच्चों किसका कौन सा क्या है समपरासारी है, मतलब जो इक्वल हो दोनों कंपाउंड में। तो बच्चों तीसरा है 0.1 एम यूरिया तथा 0.2 एम GCl2 है, और 0. आपका एम क्या है CaNO3 का ट्वाइस तथा 0. आपका एम Na2SO4 है। तो बच्चों हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। तो बच्चों अब देखिए हम सॉल्व करेंगे इसको, पहले हम सॉल्व करते हैं देखते हैं। जैसे देखिए प्रासरण दाब क्या हो, समान हो, लिखेंगे आपका हो जाएगा, ठीक है, प्रासरण दाब क्या हो, समान हो, समान हो। ठीक है बच्चों, तो पाई भी बराबर INRT। तो पाई बराबर क्या कह सकते हैं बच्चों, आई, ठीक है, N/V हो जाएगा। तो पाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यम की यम लिख सकते हैं N/V की जगह। तो हमारा IMRT हो जाएगा। तो बच्चों क्या कर सकते हैं, पाई समानुपाते आई, जो आई क्या है, वांट ऑफ गुणांक है। ठीक है बच्चों, तो पहला में देखेंगे, जो हमारा पहला है यहाँ पर क्या होगा, जो टेम्परेचर क्या होगा, स्थिर होगा। देखिए बहुत आसान और सरल तरीके में करेंगे। और आर क्या है गैस नीतांक है। ठीक है, गैस नीतांक है, नीतांक है। एम क्या है, मोलरता है, क्या है, मोलरता नियत। ठीक है, ये हो गया हम बच्चों। अब देखिए पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है जब हम NaCl, NaCl है तो इसका निकालेंगे, तो N पर क्या हो जाएगा प्लस और Cl पर क्या हो जाएगा माइनस। तो बच्चों इसका आई कितना आएगा, इसका आएगा 2। ठीक, और इसके बाद Na2SO4 जो पहला है, इसका क्या हो जाएगा 2Na पर क्या हो जाएगा 2 प्लस, और SO4 पर क्या हो जाएगा माइनस, जिसका आई पॉइंट ऑफ गुणांक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा पहला ऑप्शन तो नहीं सही होगा। पहला हमारा जो हमारा पहला ऑप्शन होगा वह क्योंकि इक्वल नहीं है तो पहला हमारा सही नहीं होगा। दूसरा हम चेक करते हैं, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है यूरिया। तो यूरिया क्या है, यूरिया हमारा है, तो यूरिया बराबर बच्चों
जो यूरिया का है उसका आई बराबर क्या हो जाएगा 1। इसके बाद आपका NaCl है, NaCl का हो जाएगा N पर प्लस और Cl पर क्या हो जाएगा माइनस, जिसका वांट हाफ गुणक कितना होगा, ए हो जाएगा 2। ए भी तो दोनों समान नहीं है, ये भी नहीं होगा। तीसरा हम चेक करते हैं बच्चों, तीसरा तीसरा हमारा क्या होगा, जब यूरिया के लिए लिए हैं तो यहाँ भी यूरिया का क्या होगा, यूरिया बराबर यूरिया का हमारा क्या हो जाएगा वांट हाफ गुणक आई बराबर 1। ठीक, और हमारा क्या है MgCl2 है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा Mg पर क्या हो जाएगा 2 प्लस और 2Cl पर माइनस, इसका हो जाएगा 1। क्या हो जाए आई आई वांट गुणांक बराबर क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। तो ए भी क्या हो जाएगा, ए भी बराबर नहीं है क्योंकि यह आपका कितना आ रहा है बच्चों, यह आपका ये आ रहा है 1 और इसका भी आ रहा है कह रहा है 3, तो ये भी समान नहीं है। तो हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट में हम देखेंगे जो चौथा ऑप्शन है आपका, चौथा ऑप्शन CaNO का जो हमारा ट्वाइस है वो क्या हो जाएगा आपका Ca पर 2 प्लस और N2NO3, जिसका वांट ऑफ गुणांक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और बच्चों Na2, ठीक है, SO4 और इसके बाद इसका 2Na पर क्या हो जाएगा प्लस और SO4 क्या हो जाएगा -2, तो इसका भी आई वांट गुणक कितना आ जाएगा 3। तो बच्चों ये क्या है, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा, जिसका क्या हो जाएगा आई बराबर कितना आ जाएगा 3, और ठीक है इसका भी आई बराबर 3 आ जाएगा, जो क्या होंगे बराबर होंगे। अब बच्चों हम नेक्स्ट देखेंगे, अगला हमारा क्या है, अगला हम देखते हैं हमारा क्या है, अगला है चार धातुएं। देखिए चार धातुएं, चार धातुएं ए बी सी तथा डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः +1.5 वोल्ट, ठीक है, -2.0 वोल्ट, +0.34 वोल्ट तथा -0.76 भी, इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता का क्रम लिखिए। तो बच्चों इसमें हम ध्यान देने वाली बात क्या है, कैसे जानेंगे, तो इसका जो हम क्या करते हैं इस तत्व की लिखेंगे। देखिए क्या होता है इसमें जिस तत्व की, ठीक है, जिस जिस तत्व का मानक मानक अपचयन मानक अपचयन जितना जितना मतलब ऋणात्मक होगा, क्या होगा ऋणात्मक होगा सक्रियता सक्रियता उतनी अधिक होगी, सक्रियता, ठीक है बच्चों, सक्रियता उतनी अधिक होगी। तो चेक करेंगे बच्चों इनमें सबसे ज्यादा कौन सा ऋणात्मक है, तो सबसे ज्यादा कौन है आपका, यहाँ पर क्या है बी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे बी। इसके बाद ग्रेटर देन, ठीक है, इसके बाद कौन सा और ऋणात्मक है, इसके बाद आपका डी है, हम यहाँ पर डी लिखेंगे। और इसके बाद उससे कम क्या, उससे कम कौन ऋणात्मक है, तो धन वाला, तो धन वाला कौन कम है, आपका सी है, तो बच्चों हम सी लेंगे। और सबसे कम कौन है आपका, ए है 1.5, तो 1.5 मतलब बच्चों ए, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, बी। तो हम बच्चों नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो बच्चों
कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है? तो पहली ये क्या है? CH3 C O O C2H5 नहीं है, NaOH, क्योंकि यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया तो नहीं है, क्योंकि इसमें देखेंगे दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, ये होगा H2Cl2, क्योंकि यह एक क्या है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, इसलिए हम कह सकते हैं R बराबर के, जो आपका H क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, H जो इसके लिए लेंगे वो 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों के? तो इसलिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक टू मास Cl2, ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो हमारा क्या है? ये शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। तो वहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा सही होगा। तो बच्चों हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होगा। तो बच्चों इसमें क्या प्राप्त होगा? होता है कैलोरीटोन और फिक्रिक अम्ल, मेथोक्सी बेंजीन और बेंजीन। तो बच्चों हम क्या करते हैं? फिनाल, फिनाल का फार्मूला क्या होता है? फिनाल का फार्मूला होता है C6H5OH। तो हम बनाएंगे, ये देखिए बच्चों क्या हमारा है? फिनाल है। ठीक है, यह OH, और किससे अभिक्रिया कराना है? नाइट्रिक अम्ल। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जिसको बच्चों हम नाइट्रीकरण भी कहते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे इसकी अभिक्रिया कराने पर? देखिए इस प्रकार से हम कराएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? OH यहाँ जुड़ जाएगा, और NO2 यहाँ पर जुड़ जाएगा, और इसके बाद फिर आपका क्या बनेगा? यह बन गया आर्थो नाइट्रोफिनाल, नाइट्रोफिनाल, आर्थो नाइट्रोफिनाल, फिनाल बन गया। फिर बच्चों क्या हो? इसको अब क्रिया कराने पर हमारा क्या बन गया? यह देखिए आपका नाइट्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, NO2। ठीक है, तो ये हो जाएगा पैरा नाइट्रोबेंजीन। क्या हो जाएगा? पैरा नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रोफिनाल हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों हम फिर नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा? इस प्रकार से हम फिर क्रिया कराएंगे। देखिए तो हमारा क्या बनेगा? आपका यहाँ पर OH जुड़ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? NO3 की उपस्थिति में। तो बच्चों हमारा यहाँ पर NO2 जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? NO2, और यहाँ पर NO2 जुड़ गया। तो इसका नाम भी लिख सकते हैं, 2,2,4 डाई नाइट्रोफिनाल प्राप्त होता है। तो बच्चों फिर क्या होता है? फिर आपका हो जाएगा HNO2। तो हमारा क्या बनेगा? देखिए क्या बनता है? हमारा NO2 यहाँ पर जुड़ेगा, और आपका OH यहाँ जुड़ गया, आपका NO2 यहाँ जुड़ गया, और आपका NO2। तो इसका नाम क्या हो गया? क्या हो जाएगा? 2,4, क्योंकि 1 2 3 4 5 6। तो हमारा 1 2 4 6 क्या हो जाएगा? ट्राई, क्या हो जाएगा? ट्राई, ठीक है, नाइट्रो नाइट्रोफिनाल, ट्राई नाइट्रोफिनाल। इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? फिक्रिक अम्ल कहते हैं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन इवगन राइट। तो हम चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है देखिए, एमाइडो से अमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक। एमाइडो से अमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक क्या क्या होते हैं? तो जैसे बच्चों हम एमाइड ले लेते हैं, ठीक है, एमाइड देखिए क्या होता है जो हम लोग कहते हैं हाफ मैन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? हाफ मैन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CR। अब बच्चों क्या हो जाएगा? NH2, ठीक। और इसके लिए क्या आप करेंगे? Br2, क्या करेंगे? Br2 या KOH, Br2 या KOH अभिकर्मक करेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? R, ठीक है, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आइसोसाइनाइड क्या बनेगा? आइसो, ठीक है,
तो बच्चों क्या होता है, आइसो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड, साइनाइड। तो आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, तो बच्चों ये पता चल गया कि अभिकर्मक क्या कौन सा है, Br2 और KOH। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बच्चों देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखिए क्या है, राइबोफ्लेविन नाम कौन से विटामिन का है। तो आपका विटामिन B1 का है, विटामिन B2 का है, विटामिन B6 का है, विटामिन B12 का। तो कौन से विटामिन का है बच्चों, तो ये विटामिन आप लोग जानते हैं, तो हम पढ़े होंगे। कौन सा होगा, विटामिन आपका क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विटामिन होगा, B2 हो जाएगा बच्चों। तो इसके बाद इसके कमी से कौन सा रोग होता है, हम आप चलिए बताते हैं। त्वचा, जैसे क्या होगा, त्वचा का, ठीक है, त्वचा का फटना, त्वचा का फटना। इसके बाद आंख का रोग, क्या हो जाएगा, आंख का रोग। तो बच्चों ये हो गया, ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे विकल्प वाले। अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलते हैं, देखते हैं। तो बच्चों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं बताइए। तो यह बताना है कि राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं। तो बच्चों राउल्ट का नियम क्या है, देखिए राउल्ट के नियम, इस नियम का प्रतिपादन सन 1886 में, ठीक है, 1886 में फ्रेंच वैज्ञानिक फेनोकोइस मेरी राउल्ट ने किया। ठीक है, अब देखिए क्या है इनका नियम, किसी स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मूल प्रभाज के आपेक्षिक के समानुपाती होता है। तो बच्चों इसमें क्या है, जो आपका विलय है वह अवाष्पशील है, क्या है, अवाष्पशील है, ठीक। और तापमान क्या है, स्थिर है। और जो आपका, ठीक है, विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब उपस्थित विलायक की मूल प्रभाज, तो जो आपका ये विलायक है उसके मूल प्रभाज की क्या होता है, बराबर होता है। उसके मूल प्रभाज की क्या होता है, बराबर होता है। तो बच्चों देखिए, है एक बार दोबारा देखिए, विलय है, अवाष्पशील है, तापमान स्थिर है, ठीक है, विलायक उसके मूल प्रभाज की क्या होता है, बराबर होता है। तो बच्चों फार्मूला क्या है, फार्मूला यह है इसमें, ठीक है, विलयन का वाष्प दाब P है, विलायक का वाष्प दाब PS है, और N क्या है, विलय के मोलों की संख्या, कैपिटल N है विलायक के मोलों की संख्या। तो बच्चों इस प्रकार से हम अपनी कॉपियों में लिखेंगे। तो अब आगे पूछा है क्या, उनकी सीमाएं, उनकी सीमाएं क्या है, यह तन विलयन पर लागू होता है, यह वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है, यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। तो बच्चों हम आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए इस प्रकार से आपके पेपर में आएगा। तो ये देखिए आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल है। एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.42 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक इतना दिया है बच्चों, ठीक है। पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है, पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है। तो बच्चों हम पहले लिखेंगे यौगिक का भार कितना दिया है, जो एक अवाष्पशील पदार्थ है वह 2.5 ग्राम है, जिसको किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल w से। और बेंजीन का भार कितना है बच्चों, कैपिटल W, जो आपका कितना दिया है, 100 ग्राम दिया है। और क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी कितना दिया है बच्चों, 0.42 डिग्री सेल्सियस आपका ये दिया है, ठीक है, घोला गया है। अब बच्चों बेंजीन का आणविक उन्नयन स्थिरांक केबी कितना है आपका दिया है, ठीक है, यहाँ पर दिया है बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक इतना दिया है, ठीक है, केल्विन किग्रा मोल इनवर्स। तो बच्चों यौगिक का अणुभार बराबर क्या होता है, m, ठीक है, 1000 इंटू केबी इंटू
स्मॉल w बटे डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल W मान रखेंगे बच्चों हम, मान रखेंगे हम। तो मान रखने पर देखिए m बराबर, जब मान रखेंगे तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, दो जीरो आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से यहाँ दशमलव हट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, जब इसका कैलकुलेशन करने पर हमारा अणुभार कितना आएगा, यौगिक का अणुभार कितना आ जाएगा बच्चों, यौगिक का अणुभार कितना आ जाएगा, आपका अणुभार आ जाएगा 158.93। ठीक है, 158.93। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, है जैसे देखिए H2SO4 का एक नमूना है जो 94%, ठीक है, भार बटे मतलब W/V, और उसका घनत्व कितना दिया है, 1.84 ग्राम प्रति मिली है। इस विलयन की मोललता, ठीक है, की गणना करनी है। ठीक है, गणना करनी है, तो हम चलते हैं मोललता की गणना करेंगे। तो बच्चों 94% विलयन, जिससे अभिप्राय है कि 100 ग्राम या 100 ml, ठीक है, आयतन में H2SO4 का भार, ठीक है, स्मॉल w बराबर कितना दिया है, 94 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलयन का आयतन इंटू घनत्व। तो बच्चों विलयन का आयतन कितना है, 100 ml है, और इसका घनत्व कितना है, 1.84 है। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 184 ग्राम आ जाएगा। अब बच्चों हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, विलयन में विलायक की मात्रा, तो जो 184 है और क्या है 94%, उसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 90। तो इसको केजी में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे, 0.090 केजी आ जाएगा। अब H2O का भार निकालेंगे, H2O का अणुभार, तो H2O का अणुभार कितना आ जाएगा 2 34 और, ठीक है, 16 चौका 64 और 34 कितना हो जाएगा, 98 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। तो बच्चों हम अभी आगे देखते हैं कैसे मोललता निकालते हैं। तो बच्चों देखिए विलयन की मोललता बराबर क्या है, W/F बटे कैपिटल W केजी में। तो जब यहाँ पर रखेंगे 90/98 0.090 रखेंगे तो हमारा मोललता कितना आ जाएगा, 10.42 मोललता आ गया। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैसे हम एग्जाम में इनको लिखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे का विद्युत अपघटन के प्रथम एवं द्वितीय नियम को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से हम फैराडे का प्रथम नियम लिखेंगे। प्रथम नियम क्या है, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए, ठीक है, मुक्त हुए या इस पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है। तो माना किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में आवेश क्या है, Q कूलम है, आवेशित प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, W ग्राम पदार्थ मुक्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं W समानुपाते Q, W समानुपाते Q या Q समानुपाते I इंटू टी। तो W बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, W बराबर Z इंटू Q बराबर ZIT हो जाएगा। Z हमारा क्या है, Z हमारा है बच्चों, इस प्रकार से हम लिखेंगे बोर्ड में, इस प्रकार से हम बोर्ड में लिखेंगे। तो Z बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, समानुपाती स्थिरांक है। इसे पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं, Z को विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। इसके बाद क्या है हमारा बच्चों, देखिए इसके बाद हमारा है Z बराबर E/F, E/F, E बराबर F क्या है इसका मान रखने पर, ठीक है, यह भी कांस्टेंट है। अब बच्चों जहां I विद्युत धारा की मात्रा है, T विद्युत धारा प्रवाहित करने में लगा समय है, Q का क्या है, आवेश है, तो W बराबर Z, W बराबर क्या है, Z है। तो इस प्रकार से हम एग्जाम में लिखेंगे। तो बच्चों देखिए
यहाँ पर फैराडे का विद्युत अपघट का द्वितीय नियम है। ठीक है, द्वितीय नियम क्या है? इस नियम के अनुसार विभिन्न विद्युत अपघट्टों में, ठीक है, विद्युत की समान मात्रा, क्या होता है? समान मात्रा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर उनकी मुक्त मात्राएं उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है। तुल्यांकों के समानुपाती मतलब कहने का मतलब है W समानुपाते जेड, W समानुपाते जेड। तो फैराडे के प्रथम नियम से बच्चों, फैराडे के प्रथम नियम से मान लीजिए W1, तो Z1 इंटू आई इंटू टी, मान लीजिए W2 Z2 और इंटू I2। तो विद्युत की मात्रा समान है, विद्युत की मात्रा क्या है? समान है। इसमें भी I समान है, इसमें भी I समान है। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं? है W/W2, ठीक है, बराबर Z1 बटे Z2। तो इसलिए कह सकते हैं W समानुपाते Z, W समानुपाते Z हो गया। तो आगे हम क्या कर सकते हैं? W/W1 बटे W2, तो E1 बटे E2। तो बच्चों इसमें क्या होगा? इससे इससे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा यही बचेगा E1 बटे E2। तो हम कह सकते हैं W समानुपाते E। तो बच्चों अब देखिए, ये हमारा हो गया, ये हमारा मान लीजिए समीकरण 2। तो जब समीकरण 1 और समीकरण 2, तो ई समानुपाते जेड, ठीक है, इसको मान लीजिए बच्चों, सॉरी, इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो हमारा क्या हो जाएगा? ई समानुपाते जेड या ई, ठीक है, ई बराबर एफ इंटू जेड, एफ इंटू जेड हो गया, हो गया। तो बच्चों ये हो गया आपका। हम नीचे लिख सकते हैं, अतः किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z या उसके तुल्यांकी भार E की क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। तो यह फैराडे का क्या था द्वितीय नियम था बच्चों। तो इस प्रकार से हम अपने कॉपी में इंक्लूड करेंगे, लिखेंगे। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देखिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण लिखिए। तो हम इनके क्या लिखेंगे? लक्षण मतलब करेक्टर। पहला क्या है बच्चों? इन अभिक्रियाओं के लिए वेग, ठीक है, नियम निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो दर बराबर क्या होता है? के और एक टू मास आर। तो जहाँ आर क्या है? अभिकारक की सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता है। दूसरा हमारा क्या है बच्चों? प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग, वेग के समीकरण। तो इंटीग्रेशन एक टू मास आर, तो माइनस के टी प्लस इंटीग्रेशन आर जीरो। तो एक टू मास आर बराबर एक टू मास आर जीरो माइनस के टी। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, ये हो गया। और हमारा नेक्स्ट क्या है? हमारा नेक्स्ट देखिए बच्चों, तीसरा, यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता न दी गई हो तो, ठीक है, T1 एवं T2 समय पर अभिकारक की सांद्रताएं क्रमशः एक टू मास R1 एक टू मास R2। तो वेग स्थिरांक बराबर क्या? के बराबर क्या हो जाएगा? 2.303 बटे T2 माइनस T1 log 10 एक टू मास R1 बटे एक टू मास R2। ये हो गया। और बच्चों चौथा है, वेग स्थिरांक का व्युत्क्रम औसत आयु कहलाता है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे, अतः प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए औसत आयु लेमडा बाय 1 के टी, ठीक है, टी आपका 50% बटे 0.693 हो जाएगा। तो लेमडा बराबर 1.44 इंटू टी 50%। तो यहाँ जो टी 50% है वह क्या है? अर्ध आयु है। क्या है बच्चों? अर्ध आयु है। चाहे आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1.4 इंटू टी हाफ भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, जो बच्चों यहाँ पर हम लिखे हैं। तो इस प्रकार से भी अपने कॉपी, बोर्ड के कॉपी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो बच्चों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। तो पहला हमारा क्या है? कह रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
तो बच्चों पहला हमारा क्या है संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट तो किसे कहते हैं वे तत्व जिनमें अंतिम से पहले कोष अर्थात n-1 के डी उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इस प्रकार से अपने एग्जाम में आप लिखेंगे इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन क्रमशः n-1 डी उपकोष में ठीक है बच्चों 1 से लेकर D10 तक से या D10 तक भरे जाते हैं। अब बच्चों इन तत्वों के गुणधर्म ठीक है यस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के गुणधर्म के मध्यवर्ती होता है जिसके कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं संक्रमण तत्व कहते हैं। अब बच्चों इनको किस वर्ग में किस ग्रुप में रखा गया है देखिए लिख दिए है ग्रुप इस प्रकार से आप क्या है तीसरे के सेकेंड बी में चौथे के चौथे बी में और पांचवा बी तो इसी प्रकार से छठवां तो इसी प्रकार से इनको ठीक है 12 ठीक है सेकेंड वीक में रखा गया है तो रखा गया है इस प्रकार से बच्चों लिखेंगे। अब इसी में टिप्पणी दूसरा हमारा लिखना है उप संयोजन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर किसी उप संयोजन यौगिक या संकुल में धातु प्रमाण या आयन से लिंगेट के जितने दाता प्रमाण ठीक है दाता देने वाले उप संयोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं वह उसकी उप संयोजन संख्या को कहते हैं इसे समन्वयन संख्या भी कहते हैं। तो बच्चों हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल से हम देख लेंगे कैसे देखिए उप संयोजन यौगिक में धातुओं की उप संयोजन तो क्या हो जाता है इस प्रकार सिग्मा लिंगेट की दंतुकता इंटू लिंगडों की संख्या तो जैसे PTCl तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 तो PT की उप संयोजन क्या होगी Cl- की दंतुकता और इंटू Cl- की संख्या तो इसमें Cl का क्या होता है संयोजकता 1 होती है ठीक है 1 जो क्या करता है 1 इसके ऊपर एक माइनस है और यहाँ पर कितना है 6 है तो बच्चों इसमें 1 में करेंगे जो Cl की दंतता है वह 1 है और Cl की संख्या कितनी है 6 तो हमारा इसमें कितना आ जाएगा उप संयोजन संख्या तो कहने का मतलब है जो PTA को इस प्रकार से चारों तरफ से ठीक है जो इस प्रकार से जो घेरा है वही उसकी क्या कहलाती है बच्चों उप संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। इस प्रकार से अपने एग्जाम में लिखेंगे। बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन है CR की प्रथम आयनन एंथैल्पी ZN से कम क्यों होती है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बहुत आसान है मुख्य अवधारणाएं हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्लस आयनन एंथैल्पी तो बच्चों इसमें जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है यहाँ पर निकल रहा है तो यहाँ पर देखिए CR का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके बाद तम कक्षा जो होते हैं आंशिक रूप से भरे होते हैं मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ZN में पूर्ण रूप से भरा होता है तो जो भरा होता है तो यहाँ पर ZN का 4s उपकोष पूरी तरह से भरा होता है और ठीक है ZN का Z इफेक्ट भी CR से ज्यादा होगा किससे ज्यादा होगा इसलिए ZN की ज्यादा होगी और CR की क्या होगी कम होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन 2 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। तो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देखिए डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण और परिवर्तित संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं स्पष्ट कीजिए। तो क्यों प्रदर्शित करते हैं इसको स्पष्ट करेंगे। तो बच्चों क्या होते हैं डी ब्लॉक के तत्वों के n-1 डी उपकोष में अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होने के कारण ये क्या होते हैं अनचुंबकीय होते हैं ठीक है अनचुंबकीय होते हैं के लक्षण दर्शाते हैं। इन तत्वों में NS तथा n-1 डी कक्षकों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है जिसके कारण इन कक्षकों में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग ले सकते हैं। कहाँ ले सकते हैं बच्चों सहसंयोजक बंध में। अतः ये तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं।
क्या करते हैं, परिवर्तित, अलग अलग इनकी वैलेंसी होती है, केवल Zn और तथा Cd को छोड़कर, Zn तथा Cd को छोड़कर। अगला क्वेश्चन बच्चों 2 नंबर में पूछा जाएगा आपसे, तो क्या हो जाएगा 2 नंबर में, तो पूछा है लेथेनाइट संकुचन को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो कारण सहित स्पष्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेथेनाइट संकुचन एक ही उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा अपूर्ण परीक्षण प्रभाव होने के कारण होता है। श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ एक क्या होता है, एक डी इलेक्ट्रॉन पर दूसरे डी इलेक्ट्रॉन के की परीक्षण प्रभाव की तुलना में एक क्या होता है 4f इलेक्ट्रॉन, जिनमें 4f कक्षक का दूसरे 4f कक्षक पर परीक्षण प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए बच्चों लेथेनाइट श्रेणी में संकुचन का संचयी प्रभाव लेथेनाइट संकुचन कहलाता है। इस प्रकार से हम इंक्लूड करेंगे, लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, और एरियल हैलाइड का उदाहरण देते हुए क्रिया विधि को समझाइए। तो बच्चों हम इसमें देखेंगे, हमारे एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो कैसे इनका आंसर लिखेंगे। तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वे परमाणु या परमाणुओं का समूह या कोई यौगिक अथवा आयन या मूलक जो किसी दूसरे, ठीक है, दूसरे यौगिक के ऐसे बिंदुओं पर आक्रमण करता है जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, डेंसिटी अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जहां पर उसकी डेंसिटी अधिक होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आक्रमण करता है बच्चों। तो एग्जाम्पल में जैसे H प्लस NO2 पर प्लस और CH पर प्लस और सी बेंजीन पर प्लस, इस प्रकार से बच्चों इसके एग्जाम्पल देखिए। इसकी क्रिया विधि, इसकी क्रिया विधि, तो बच्चों इसकी क्रिया विधि देखेंगे। जैसे देखिए इसकी क्रिया विधि क्या है इसकी एरियल हैलाइड की, हैलाइड का उदाहरण और क्रिया विधि, ठीक है बच्चों। तो इनमें क्या होंगे, Cl लेंगे जो फर्स्ट, ठीक है, इनमें 2 4 2 6, जो यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ आ जाएगा। तो बच्चों जब ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ माइनस, तो दूसरे स्टेप में यहाँ ये क्या आ जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन। तो आपका इस सेकेंड देखिए इसकी क्रिया विधि, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा इस प्रकार से। अब आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन, आपका ये यहाँ से यहाँ चला है 2 इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड, और चौथे स्टेप में आप देखेंगे यह 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला है, इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है। और पांचवें स्टेप में 2 4 2 6, फिर अपनी जगह पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो बच्चों क्या हुआ, हाइड्रोजन परमाणु आर्थो पैरा और, ठीक है, आर्थो पैरा। तो बच्चों यहाँ पर Cl क्या हो जाएगा इस प्रकार से, देखिए ये पूछा है ना कि एक उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण इस प्रकार से हम देंगे। तो उदाहरण में लिखेंगे जैसे देखिए बच्चों, जो आपका, ठीक है, यह क्लोरोबेंजीन है, जो HNO या H2SO4, तो हमारा क्या हो जाएगा Cl है, यहाँ पर NO2 हो गया, तो हमारा क्या हो, आर्थो हो गया, आर्थो पर क्या जुड़ा है, क्लोरो, ठीक है, नाइट्रो, तो आर्थो क्लोरोबेंजीन, या इसे कह सकते हैं आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब बच्चों देखिए पैरा पर हमारा क्या, ये आर्थो पैरा और आपका मेटा हो जाएगा, तो बच्चों पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इस बार परीक्षा में आने का पूरा पूरे चांस है। तो क्या है बच्चों, फिनाल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए और फिनाक्साइड आयन के स्थायित्व, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी का कारण भी बताइए। तो बच्चों क्यों होता है, ध्रुवीय OH समूह की उपस्थिति तथा फिनाक्साइड के अनुनाद रिजोनेंस अस्थायीकरण के कारण फिनाल शीघ्रता से एक प्रोटॉन मुक्त करके कर देता है, इसलिए यह अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। क्या करता है, एक हाइड्रोजन मुक्त कर देता है। तो ये बच्चों क्या है, फिनाल है, जो आपका H2O, और ये आपका एक हाइड्रोजन क्या कर दिया, आपका विस्थापित कर दिया, तो हमारा क्या बन गया फिनाक्साइड आयन, जो क्या है स्टेबल है।
तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप उनकी लिख सकते हैं अपने अपने एग्जाम में। तो बच्चों एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, किंतु समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। तो बच्चों ये देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए प्रथम कोट की अर्ध अभिक्रिया का समीकरण ये है, ठीक है। आपका के बराबर 2.303 बटे टी लॉग 10 ए बटे ए माइनस एक्स, जो आपका टी कितना दिया है 60 मिनट दिया है और तथा एक्स बराबर 1/2, ठीक है। क्योंकि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया है तो आप क्या करेंगे, चूंकि वेग स्थिरांक के बराबर 2.303 बटे 60 इंटू लॉग 10 ए अपान ए माइनस ए अपान 2। तो बच्चों यहाँ पर मान रखे हैं तो 2.303 बटे 60 लॉग 10 2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 2.303 बटे 60, क्योंकि लॉग 10 2 का मान हम ले लेंगे इतना हो जाएगा। अब बच्चों इसको हम ठीक है कैलकुलेशन करने पर हमारा क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। क्या पूछा गया था, कितने समय में अभिक्रिया का 90% पूर्ण होगा। तो समय पूछा था, क्या पूछा था, समय पूछा गया था। तो हमारा समय ठीक है कितने कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा, ये पूछा गया था। तो आगे चलिए इतना आ गया बच्चों। अब आगे देखेंगे हम, ठीक है। पुनः अभिक्रिया के 90% पूरा होने में लगा समय, यह देखेंगे। तो हमारा के बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बटे टी लाग 10। तो ए बटे क्या हो जाएगा 90 ए माइनस 100। तो बच्चों 2.303 बटे टी लॉग 10 बेस 10 बेस 10 और 10। तो बच्चों हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, हट जाएगा। तो 2303 बटे टी इंटू 1। तो बच्चों टी बराबर 2.303 बटे के का मान हम निकाले हैं, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा जो 90% अब क्रियाएं पूर्ण हुई इतने लगे समय में। अब हमारा एक क्वेश्चन है बच्चों, देखिए इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 0.00, ठीक है, 1028 मोल लीटर इनवर्स एस्टिक अम्ल की चालकता 4.95, ठीक है, इंटू 10 के पावर सीएम, ठीक है, इनवर्स है। यदि एस्टिक अम्ल के लिए, ठीक है, पाई इनफाइनाइट एम का मान 390.5 एस सी एम स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो इसके वियोजन स्थिरांक की परिकल्पना या गणना कीजिए। तो बच्चों दिया है मोलरता बराबर आपका इतना दिया है, जिसकी चालकता भी दी गई है सीमेंस सेमी इनवर्स, और आपका ए भी दिया पाई इनफाइनाइट एम का मान भी दिया है सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बच्चों हम मान को लिख लिए, अब हम फार्मूले का यूज करेंगे। तो बच्चों देखिए मोलर चालकता बराबर क्या होता है, ठीक है, लेमडा सी एम, तो के इंटू 1000 बटे एम। तो बच्चों अब देखिए मान रखिए 9, अरे सॉरी बच्चों 4.95 इंटू 10 के पावर माइनस 5 इंटू 1000 सेमी क्यूब। तो बच्चों और एम का मान भी रख दिए तो हम जब यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर 48.15 सीमेंस स्क्वायर मोल इनवर्स आ गया। अब हम बच्चों वियोजन की मात्रा निकालेंगे। वियोजन की मात्रा ए बराबर लेमडा एम बटे लेमडा इनफाइनाइट एम। तो रखने पर जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा वियोजन की मात्रा इतना आ गया। अब बच्चों दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना है। दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन स्थिरांक ज्ञात करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा के बराबर लेमडा इनफाइनाइट एम स्क्वायर लेमडा इनफाइनाइट एम और लेमडा इनफाइनाइट एम माइनस लेमडा सी एम। तो जब मान रखेंगे बच्चों यहाँ पर मान रखने पर स्क्वायर कर दिए, इसको माइनस इसमें करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन करने पर क्या आ जाएगा बच्चों 1.78 इंटू 10 के पावर माइनस 5 मोल लीटर इनवर्स
आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा क्या आ जाएगा 1.78 इंटू 10 के घाते मोल लीटर, ठीक है, इनवर्स आ गया। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लिंगेट क्या है और एक दंती एवं द्विदंती लिंगेट की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे। तो बच्चों इसमें निम्नलिखितों के क्या लिखना है, IUPAC नाम भी लिखना है या दो युगों के। तो पहले हम क्या लिख देखते हैं, लिंगेट क्या है। तो बच्चों लिंगेट क्या है, जैसे उपसंयोजन, ठीक है, सत्ता में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को परिबद्ध करने वाले, ठीक है, या घेरने वाले अणु या आयन कहलाते हैं। जैसे यह हमारा क्या है बच्चों, देखिए नीचे एग्जाम्पल से हम समझते हैं क्या है हमारा। जैसे आपका कापर है, इसको कौन घेरा है, अमोनिया घेरा है कौन घेरा है, अमोनिया। तो यह हमारे क्या कहलाते हैं, लिंगेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लिंगेट कहलाते हैं। तो बच्चों हम आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए एक दंतुक लिंगेट क्या होता है, मोनोडेनेट लिंगेट किसे कहते हैं। तो बच्चों यह देखिए क्या होते हैं, वे लिंगेट जिनके पास केवल एक दाता प्रमाण होता है, अर्थात जो केंद्रीय परमाणु से सेंट्रल एटम या आयन से केवल एक क्या बनाता है, उपसंयोजन बंध द्वारा क्या होते हैं, बाधित होते हैं, वह क्या कहलाते हैं, एक दंतुक लिंगेट कहलाते हैं। जैसे बच्चों देखिए आपके H2O, NH3 और CO और ROH और F और Cl। तो जैसे बच्चों क्या होता है, जैसे N, ठीक है, H और आपके H और इस प्रकार से। तो क्या होते हैं, जो देते हैं, मतलब कहने का अर्थ है एक दाता प्रमाण होता है जो क्या होता है, सेंट्रल एटम कौन सा होता है, सेंट्रल एटम आयन से केवल एक उपसंयोजन बंध द्वारा बनाते हैं। केवल एक ही उपसंयोजन बंध, कैसा हो, केवल एक ही उपसंयोजन बांड हो। तो बच्चों आगे हमारा क्या है, हमारा आगे है द्विदंतुक लिंगेट, बाइडेनेटेड लिंगेट, वे लिंगेट जिनके पास दो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता प्रमाण होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता प्रमाण होते हैं, अर्थात जो केंद्रीय परमाणु या आयन के साथ दो क्या बनाते हैं, उपसंयोजन बंधों द्वारा बाधित होते हैं, क्या कहलाते हैं, बाइडेनेटेड लिंगेट कहलाते हैं, द्विदंतुक लिंगेट कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल में क्या है, जैसे देखिए एक ही उपसंयोजन किससे जुड़े हैं और इनमें क्या होते हैं, दो, ठीक है, दाता प्रमाण होते हैं, युग मतलब पेयर्ड में, कैसे होते हैं, पेयर्ड में होते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है, करते हैं इस प्रकार से। तो हमारा बच्चों क्या बनता है, जैसे एथिलीन डाइएमीन, एथेन 1 2 डाइएमीन, ठीक है, या 2N दाता प्रमाण, 2N कौन दे रहा है, 2N दाता प्रमाण। तो बच्चों अब नेक्स्ट पूछा है, क्वेश्चन पूछा था कि इनका IUPAC नाम लिखिए। तो Fe2O6, तो हमारा पहले हम ये लिखेंगे, ठीक है, जो रूल्स के अनुसार। तो रूल्स के अनुसार हेक्सा, ठीक है, और H2O के लिए हम लिखते हैं इक्वा, क्या लिखते हैं, इक्वा लिखते हैं बच्चों। जब हम नियम में पढ़ने लगते हैं H2O के लिए इक्वा। और Fe क्या है, आयरन, तो हेक्सा इक्वा आयरन, और क्या है, 3 है, तो थर्ड क्लोराइड, क्या लिखेंगे, थर्ड क्लोराइड लिखते हैं। अब बच्चों K4FeCN6, तो पहले क्या है, पोटेशियम, ठीक है, हेक्सा साइनो साइनोफेरेट साइनोफेरेट लिखते हैं पोटेशियम हेक्सासाइनोट फेरेट लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो बच्चों ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या होते हैं, हैलो एल्केनों के बनाने की दो सामान्य विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इनकी निम्न के साथ अभिक्रिया भी लिखिए। तो बच्चों देखिए हैलो एल्केनों को बनाने की विधि है, जैसे एल्कोहल से, क्या होती है, एल्कोहल से मतलब C2H5OH से, ठीक है। तो जब हम एल्कोहल की क्रिया या PCl3 या PCl5 या HCl, निर्जल ZnCl2 या थाइनोनील
SOCl2 से कराने पर एल्कोहल का OH समूह Cl के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तथा हैलोएल्केन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? हैलोएल्केन बना लेते हैं। तो बच्चों देखिए इस प्रकार से हमें इनका समीकरण भी लिखना है। तो समीकरण लिखेंगे हम जैसे R, ठीक है, तो हेलोएल्केन होगा R सिंगल बॉन्ड OH प्लस PCl5, तो हमारा क्या हो जाएगा RCl प्लस POCl3 और प्लस HCl। तो बच्चों और फिर क्या हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड OH प्लस HCl, जो निर्जल होगा कैसा होगा निर्जल, तो हमारा R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस H2O। और क्या हो जाएगा बच्चों R सिंगल बॉन्ड OH प्लस SOCl2, जो हमारा क्या है थायोनील, क्या है थायोनील है बच्चों। तो हमारा R सिंगल बॉन्ड Cl और प्लस SO2 प्लस HCl बनेगा। तो इस प्रकार से बनेगा। और बच्चों हम नेक्स्ट हमारा है जैसे है एल्कीन है। एल्कीन क्या होता है? एल्कीन पूछा तो एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन अम्लों से कराने पर भी हैलोएल्कीन निर्मित होते हैं। क्या होते हैं? हैलोएल्कीन। असहमति एल्कीनों की स्थिति में योग मार मार्कोनी काप नियम के अनुसार होता है। तो बच्चों देखिए मार्कोनी आपके नियम के अनुसार CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HX, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और X, तो X की जगह हम क्या ले सकते हैं? Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, आयोडीन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl, तो हमारा क्या बन गया? एथिल क्लोराइड। क्या बन गया? एथिल क्लोराइड बन गया। तो बच्चों देखिए रासायनिक गुण, अब रासायनिक गुण में उनके रिएक्शन लिखेंगे। तो एल्कोहलिक के OH से अभिक्रिया करने पर, जिसे हम लोग कहते हैं बी हाइड्रो हाइलोजनीकरण कहते हैं, बी हाइड्रो हाइलोजनीकरण कहते हैं। तो बच्चों क्या होता है? CH3CH2, ठीक है, इसके जगह पर क्या हो सकता है? आपका Cl हो सकता है, Br हो सकता है, इस प्रकार से। और एल्कोहल की उपस्थिति में CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KX प्लस H2O, इस प्रकार से। अब बच्चों जैसे AgCN से अभिक्रिया, तो AgCN RX प्लस Ag, तो RNC, तो और AgX, तो हमारा क्या हुआ? एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल जो R हमारा क्या है? एल्किल है, जो जुड़ा रहेगा। जैसे हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, एग्जाम्पल में ले लीजिए C2H5, ठीक है, I डबल CH2H5I प्लस AgCN, तो बच्चों क्या हमारा बन जाएगा आपका रिएक्शन होने पर? C2H5NC प्लस AgI, तो इसे क्या कहते हैं? एथिल आइसोसाइनाइड। एथिल आइसोसाइनाइड, जो एथिल क्या है? वह एल्किल ग्रुप है। क्या है? एल्किल है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखिए प्राथमिक अमीन एवं एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल के विचलन के रासायनिक, ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखेंगे। रासायनिक समीकरण लिखिए। और एस्टर क्लोराइड और एस्टिक, ठीक है, एस्टिक अम्ल के साथ प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो C2H5OH के प्रमुख उपयोग भी लिखिए। तो बच्चों देखिए चैनल को सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके तब हम मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो एग्जाम में 100% आएगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आएगा। तो बच्चों देखिए जैसे हमने क्या लिया? एथिल अमीन से C2H5OH का निर्माण, एथिल एल्कोहल का निर्माण। तो बच्चों क्या होता है? एथिल अमीन, ठीक है, अमीन को नाइट्रिक्स HNO2 के साथ अभिकृत करने पर या अभिक्रिया कराने पर C2H5OH प्राप्त होता है, एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। तो देखिए रिएक्शन C2H5NH2, तो ये क्या है हमारा बच्चों? प्राथमिक अमीन है, जो HNO2 से क्रिया करने पर हमारा C2H5OH प्लस H2O और नाइट्रोजन गैस, तो हमारा क्या बन गया? एथिल एल्कोहल। क्या बन गया? एथिल एल्कोहल बन गया। तो बच्चों देखिए फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हम आपके प्रयास में लगे हुए हैं बच्चों, जिससे आपको अधिक से अधिक
नंबर मिल सके। तो ठीक है, चैनल को सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो बच्चों देखिए, यह हैलो एल्केन के बनाने की दो स सामान्य विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इनकी निम्न के साथ अभिक्रिया भी लिखिए। तो हमारा बच्चों क्या होता है हैलो एल्केनों को बनाने की विधियाँ। तो पहला हमारा क्या है, तो बच्चों देखिए थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है एस एसिटिलीन से C2H5OH का निर्माण, जो उसके आगे का कैसे करेंगे। तो एसिटिलीन को 20% तन H2SO4 के साथ, ठीक है, 333 केल्विन पर 1% HgSO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर क्या हमारा प्राप्त होगा, एल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसका H2 द्वारा या निकिल की उपस्थिति में 413 केल्विन पर अपचयन से C2H5OH प्राप्त होता है। एथिल एल्कोहल क्या प्राप्त होता है, एथिल एल्कोहल। तो बच्चों देखिए एच सी ट्रिपल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड H2, तो 20% तनु H2SO4 होगा और 10% HgSO4 होगा, जो 333 केल्विन पर क्या बनाएगा हमारा CH3CHO, तो एस्टल्डिहाइड है बच्चों। और इसके आगे क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट ये हो जाएगा, यहाँ पर H2O निकल जाए, H2O जुड़ जाएगा, तो हमारा बच्चों निकिल और 413, तो हमारा क्या बन गया, एथिल एल्कोहल। क्या बन गया, एथिल एल्कोहल बन गया। एथिल एल्कोहल बन गया। तो बच्चों अब अगला हमारा क्या है, एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण। तो एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण, जो हमको रिएक्शन ही लिखना है। तो हमारा एल्कीन हुआ ए ग्रुप CH डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार से B2S6, जो सूक्ष्म ईथर के उपस्थिति में हमारा क्या बनेगा, ट्राई एल्किल बोरेन, ट्राई एल्किल बोरेन बनेगा। बच्चों फिर क्या होगा, ट्राई एल्किन बोरेन जो होगा आपका 6H2 या OH, ठीक है, H3BO3, जो हमारा क्या बनेगा 6R CH3CH2OH, जो हमारा क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल। क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल बनेगा। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, एग्जाम्पल में आपका एसिटिलीन है, एसिटिलीन और B2S6 जो सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में ट्राई एल्किल बोरेन बनेगा, और ट्राई एल्किल बोरेन इसके बाद आपका 6H2O2 और OH पर माइनस, तो ये आपका क्या बन जाए 6CH3CH2OH। तो हमारा यहाँ भी क्या बन गया, एथिल एल्कोहल बन गया। इस प्रकार से हम अपने बोर्ड की कॉपियों में इंक्लूड करेंगे। तो बच्चों देखिए अगला हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया पूछा था। तो रासायनिक अभिक्रिया CH3C से अभिक्रिया, जो एल्कोहल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एस्टिक अम्ल से क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। एस्टर निर्माण की यही क्रिया एस्टीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, एस्टीकरण कहलाती है। तो बच्चों इसका रिएक्शन लिखेंगे, क्या होगा CH3CH2OH एथिल एल्कोहल, और आपका HOO डबल CH3, तो यह किसके उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो हमारा बच्चों देखिए यहाँ से क्या होगा, H निकलेगा और यहाँ से OH, और हमारा क्या बनेगा, एथिल एसीटेट। क्या बनेगा, एथिल एसीटेट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टर। ये हमारा रिएक्शन हो गया। और दूसरा हमारा है स्टील क्लोराइड। स्टील क्लोराइड है CH3COCl से अभिक्रिया। तो हमारा देखिए स्टील क्लोराइड और आपका एथिल एल्कोहल, जो प्रीडीन की उपस्थिति में स्टीलीकरण, तो स्टीलीकरण किया जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, एथिल एसीटेट और HCl निकल जाएगा, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बच्चों अगला नेक्स्ट हमारा है, अगला हमारा रिएक्शन देखिए ये है RCOOS से अभिक्रिया। यह आपका क्या है यह कार्बोक्सिलिक समूह है। क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह है। तो ये भी एस्टर बनाता है। क्या बनाता है, एस्टर।
आर सी डबल ओ एच प्लस C2H5OH। तो ये भी क्या है, ये भी आपका एस्टर बनेगा, ठीक है, एथिल एसीटेट बनाएगा। और नेक्स्ट क्रिया है एच से अब क्रिया, ये भी एल्किल हाइलाइट बनते हैं। एल्किल हाइलाइट C2H5OH HX। तो इसके जगह पर आप क्या ले सकते, ClBr ले सकते हो। तो आपका एथिल क्लोराइड या एथिल ब्रोमाइड और प्लस H2O। अब बच्चों पूछा था कि इसका उपयोग लिखिए, तो इसका उपयोग लिखेंगे तो हमारा यह देखिए स्प्रिट बनाने में, पेय पदार्थ के रूप में, विलायक के रूप में, ईंधन के रूप में होता है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों ऐसे भी देखिए क्वेश्चन आते हैं, क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से फिनाल का, ठीक है, विवेचन लिखिए और फिनाल के अम्लीय लक्षण को स्पष्ट कीजिए। HNO3 और जेडेन चूर्ण के साथ फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो बच्चों इसमें देखिए हम कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए एनिलीन से, तो प्रयोगशाला में, ठीक है, फिनाल को बेंजीन या डाइएजोनियम क्लोराइड के भाप आसवन द्वारा बनाते हैं। तो हम पहले क्या लेंगे, एनिलीन लेंगे, जो Na और NO प्लस HCl, जो 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमारा क्या बनेगा, C6H5N डबल बॉन्ड बॉन्ड NCl, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा। फिर इसमें H2O निकल जाएगा, जो गर्म करेंगे हमारा क्या प्राप्त होगा, फिनाल प्राप्त होगा। तो फिर बच्चों देखिए क्लोरोबेंजीन से कैसे फिनाल प्राप्त होता है। तो क्लोरोबेंजीन से फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे, ये आपका क्लोरोबेंजीन है जो NH3 और क्यूप्रिस ऑक्साइड को हीट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अब आपका बेंजीन एमीन बन जाएगा। फिर आप इसके उपस्थिति में NaNO2 प्लस HCl, जो 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपका ये बनेगा, ठीक है बच्चों। तब जहां पर H2O और H प्लस आयन की निकलने पर तो आपका क्या बन जाएगा, आपका फिनाल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनाल बन जाएगा। तो बच्चों इसका भौतिक गुण लिखेंगे, भौतिक गुण भी पूछा है क्योंकि फिनाल के अम्लीय लक्षण को। तो यह रंगीन तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है, ठीक है, और यह जल में और प्रकाश के प्रभाव से गुलाबी हो जाता है। यह ईथर और एल्कोहल में विलय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों देख से देखिए HNO3 के साथ क्रिया करने पर जो हम लोग कहते हैं नाइट्रीकरण, नाइट्राइजेशन होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिए, फिनाल लिए, जो HNO3 के ऊपर, तो हमारा क्या बन गया, आर्थो नाइट्रोफिनाल, आर्थो नाइट्रोफिनाल, और फिर क्या बना, पैरा नाइट्रोफिनाल, जिससे हमें HNO से क्रिया कराने पर। और इसके बाद हमारा जेडेन से कहा था, जेडेन से क्रिया कराने पर हमारा क्या बनेगा, जैसे आपका फिनाल है, ठीक है, जेडेन चूर्ण से जब गर्म कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, बेंजीन। क्या बनेगा, बेंजीन और जेडेन ऑक्साइड। अब बच्चों देखिए आपकी एग्जाम में और भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या होता है जब, क्या होता है जब एक एल्डिहाइड निम्न के साथ अभिक्रिया करता है, केवल रासायनिक समीकरण। इसका बच्चों क्या लिखना है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, क्या होता है। तो बच्चों सिर्फ इसका रासायनिक समीकरण ही लिखना है आप लोगों को। तो हम रासायनिक समीकरण, जैसे पहला हमारा है टालेन अभिकर्मक से क्रिया, टालेन अभिकर्मक जैसे ये क्या है, एल्डिहाइड है, और Ag2O ये क्या है, टालेन अभिक्रिया है, जो क्रिया कराने पर क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिन लिक अम्ल, जो और Ag आपका रजत दर्पण, ये हो गया इस प्रकार से। और जब बच्चों अगला पूछा है कि HCN से क्रिया कराने पर, तो HCN से क्रिया कराने पर जब हम कराएंगे तो हमारा बच्चों क्या बनेगा, देखिए इस प्रकार से एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन क्या बनेगा, एल्डिहाइड हाइड्रोसाइनिन बनेगा। फिर नेक्स्ट पूछा है जो आपके NaHSO से क्रिया कराने पर, जब हम इस पे क्रिया कराएंगे, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O और H, तो हमारा बच्चों क्या होगा, यह क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड से अब क्रिया कराने पर तो हमारा क्या बनेगा, एल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड बनेगा। तो नेक्स्ट और सी अभिक्रियाएं हैं। तो बच्चों देखिए जैसे
आर एम जी एक्स से क्रिया, तो हमारा एस्टल्डिहाइड है, तो इनमें क्या होता है, इससे यहाँ पर एक बॉन्ड और ये यहाँ पर चला जाता है। तो बच्चों हमारा इस प्रकार से ओ एम जी, ठीक है, तब यहाँ पर एच टू और प्लस एच है, निकलेंगे, तो हमारा आर और आर डैश और सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड ओ एच और प्लस एम जी और सिंगल बॉन्ड ओ एच और एक्स बनेगा इस प्रकार से। और नेक्स्ट हमारी अब क्रिया क्या है जो पूछेगा आपकी एग्जाम में, इस प्रकार से पूछा है फेलिंग विलयन से क्रिया। तो बच्चों क्या करेंगे, ए भी एल्डिहाइड है, ये फेलिंग विलयन है क्यूपरिक ऑक्साइड, जो गर्म करने पर आपका लाल अवक्षेप प्राप्त होगा क्यूपरिक ऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछा है, अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषा लिखिए, प्रोटीन के प्रमुख स्रोत और शरीर में उनके कार्य भी लिखिए, प्रोटीन की वि, हाँ विकृतीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों क्या होता है, हम देखते हैं अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल प्रोटीन की रचनात्मक यूनिट है, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल के वे व्युत्पन्न हुए जिनमें क्षारीय अमीनो ग्रुप तथा अम्लीय कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। तो बच्चों यह देखिए, यह आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यह अमीनो ग्रुप है, क्या है, अमीनो ग्रुप है। इस प्रकार से हम लिखेंगे। आप प्रोटीन की परिभाषा लिखेंगे, प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त संकीर्ण कार्बनिक यौगिक है जो वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं में प्रचुरता में पाया जाता है। जल अपघटन पर वह अमीनो अम्ल देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटीन। क्या कहते हैं, प्रोटीन। तो बच्चों देखिए प्रोटीन के मुख्य स्रोत, प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है पूछा जाएगा। प्रोटीन का मूल स्रोत पेड़ पौधे, तो कभी कभी ये 2 नंबर या 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो प्रोटीन का मूल स्रोत पेड़ पौधे एवं ACO2 और जल के द्वारा संश्लेषित होते हैं। जब पेड़ पौधों को जानवर खाते हैं तब प्रोटीन उनके शरीर में पहुंचकर एंजाइम द्वारा अमीनो अम्ल में जल अपघटित हो जाते हैं, तो हो जाते हैं बच्चों। और ठीक है, इस प्रकार से। अब प्रोटीनों का शरीर में मुख्य कार्य, तो प्रोटीनों का शरीर में क्या है, रचनात्मक प्रोटीन के रूप में कई प्रोटीन कोशिका झिल्ली का एक बड़ा भाग बनाती है। ये रेशेदार जैसे कोलेजन, इलास्टिन और कीरेटिन आदि सजीव वस्तुओं में उपस्थित रहती हैं। और दूसरा क्या है, एंजाइमों के रूप में, तो एंजाइमों के रूप में क्या, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं जो सजीव के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। और हार्मोन के रूप में कई प्रकार के हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन उपापचय बहुत सी अभिक्रिया को नियंत्रित करते हैं जैसे इंसुलिन, वृद्धि हार्मोन। और बच्चों नीचे क्या है हमारा, इस प्रकार से है नीचे विकृतीकरण। विकृतीकरण या प्रोटीन, ठीक है, यह प्राकृतिक प्रोटीन में भौतिक मतलब ताप तथा रासायनिक परिवर्तन करते हैं जैसे पीएच में परिवर्तन आदि। तो हाइड्रोजन आबंधों में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तथा प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को खो देता है और इसे प्रोटीन का क्या कहलाते हैं, विकृतीकरण कहलाता है। तो बच्चों यह क्या था हमारा मॉडल पेपर 2024। तो हम बहुत मेहनत किए आप लोगों के लिए। तो बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिनमें हम मॉडल पेपर लेकर आएंगे और उनमें और भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे।